असल में ये गवर्नमेंट और ये कोर्ट भी लगता है कि अंधी बहरी हो गई है, कर रही है, उनकी 50% बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो उसे इमीडिएट रिलीज़ दिया जाए सिर्फ इस बेस पे क्योंकि वो बीमार है। वो कैब का ड्राइवर है, उस तक को यूएपीए में धर लिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस 400% बढ़ा हुआ है। 924 रुपये वहाँ की फीस थी, उसको 4000 से 5000 कर दिया गया है। इनके सावरकर जी लिखते हैं 1942 में कहते हैं कि जितने भी जनसंघ के लोग हैं वो लोग अंग्रेजों से न लड़ें, वो लोग अंग्रेजों के सैनिक में भर्ती हो जाएं, तैयारी करें, शस्त्र चलाना सीखें, और जब यह देश आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ उसका यूज किया जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन छात्रों का था और एक सॉलिडारिटी में था। अतीकुर रहमान जो सिद्दीक कप्पन के साथ ही थे, और जब हाथरस का केस जो है रिपोर्ट करने जा रहे थे उन्हें अरेस्ट किया गया, और उनकी हालत फ़िलहाल बड़ी गंभीर बताई जा रही है। उनको पैरालिसिस हुआ है और इसके बाद भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। इस तरह का पैटर्न हमने हर जगह देखा है। स्टैन स्वामी जो काफ़ी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट तक गए थे वो एक सिपर के लिए, और वहाँ पर उन्हें सिपर डिनाई कर दिया गया था। इसी तरीके की जो घटनाएं हैं हमारे सामने आती रहती हैं, और जुडिशल सिस्टम से भी जब न्याय नहीं मिलता तो सड़कों पे आवाज़ उठाई जाती है। मेरे साथ फौजिया हैं। फौजिया, आप किस तरीके से इस केस को देख रही हैं कि क्या कोई ख़ास वजह है अतीकुर रहमान को रिलीफ न देने का, जबकि उन्हें पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी है इस वक्त? अब असल में ये गवर्नमेंट और ये कोर्ट भी लगता है कि अंधी बहरी हो गई है जी। क्या इन्हें नहीं दिख रहा है कि एक इंसान अभी 50% बॉडी जिसकी काम नहीं कर रही है, उनकी 50% बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो उसे इमीडिएट रिलीज़ दिया जाए सिर्फ इस बेस पे क्योंकि वो बीमार है। तो बस यही है कि आई थिंक वो एक मुसलमान है या एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो मुझे तो यही लगता है। क्या सिर्फ इसका कारण मुसलमान होना ही है, या फिर अगर आप मुस्लिम होकर इस देश में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या सिचुएशन और गंभीर हो जाती है उस व्यक्ति के लिए? हाँ, ज़ाहिर है उसको टारगेट किया जाता है क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं है ना कि हम लोग पॉलिटिसाइज हों, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि इन्होंने जो ब्राह्मण फैला रखा है, एक डर बिठा रखा है एक मेजॉरिटी के अंदर कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये हैं वो हैं, उन सबको प्रूफ करने के लिए हमारे ऐसे ही इनोसेंट लोगों को उठाया जाता है जो आवाज़ उठाते हैं एक दलित लड़की की, एक ऐसी लड़की को जिसके साथ दिन दहाड़े रेप किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है कि योगी सरकार कैसे सामने खेत में रख के जला रही है और पुलिस वाले इसकी सेफ्टी कर रहे हैं, सारी मीडिया देख रही होती है। तो अगर उस लड़की के लिए एक आवाज़ उठाना, एक दलित कम्युनिटी की लड़की के लिए आवाज़ उठाना क्या देशद्रोह है? क्या यूएपीए सिर्फ इस बात पे आप लगा सकते हो? तो जाहिर है ना, सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, या उस केस को एक नया रूप देना था, एक मोड़ देना था, क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो सब अपर क्लास से थे या अपर कास्ट से थे। तो अभी जो ये गवर्नमेंट चल रही है वो अपर कास्ट के लोग ही चला रहे हैं। और ये तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो बिल्किस बानोवाला केस था, उसमें क्यों उन्हें रिलीज़ किया गया? क्योंकि ब्राह्मण है, उन्हें इसलिए क्यों बचाया गया था? संस्कारी कहा जा रहा है। हाँ, संस्कारी, क्योंकि संस्कारी ब्राह्मण होता है। क्या रेप करना मतलब संस्कार हैं आप लोगों के? तो क्या गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, तो क्या उससे भी इस केस को आप रिलेट करके देख रही हैं क्या? जो अभी रिलीज हुआ है, रेमिशन जिनको दिया गया बिल्किस बानो के केस। हाँ, क्योंकि अब अभी इन लोगों ने 2002 के जो दंगों की जो फाइल है वो भी बंद कर दी गई, बाबरी वाली बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि उन्हें एक रिलीफ देना है कि ठीक है आप लोग फ्री, आप कुछ भी करो। देखो, हमने आपके जो बचे हुए लोग थे जिन्हें उम्र कैद हुई थी, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। तो मतलब वही है कि ठीक है आप कुछ भी करोगे, हम आपके साथ हैं, बस हमें वोट दे दो। बहुत धन्यवाद। अमान, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को छोड़ा गया, और उसी वक्त जब हमारे जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग बंद हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो ये दोनों केसेस में आपको कनेक्शन क्या दिखाई देता है? कनेक्शन सिंपल सा है, जो आवाज़ उठाएगा हाँ। या जो कि इनकी मानसिकता को नहीं फॉलो करेगा, ये उनको अंदर करेंगे। और जो उनकी मानसिकता को, चाहे उन्होंने कोई सा भी अपराध करा हो, रेप जैसा घिनौना अपराध ही क्यों ना करा हो, या चाहे भ्रष्टाचार में ही वो किसी और पार्टी में रह के भ्रष्टाचार कर रहे हो पर बीजेपी में शामिल ना हो जाए, तो
जब तक बीजेपी में शामिल ना हो जाए या इनके साथ में आके खड़े ना हो जाए, हाँ। तो ये उनको ही मारेंगे, उन्हीं पे दमन करेंगे, उन्हीं को अरेस्ट करेंगे, उन्हीं पे सारी चीज़ें लांछन लगाएंगे। इनके सुर में बात करनी शुरू कर दी जाए तो बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनकी बोली बोली जाएगी, इनके साथ खड़ा रहा जाएगा, इनसे सवाल करना बंद कर दिया जाएगा, तो ये उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने इनकी बात को हल्का सा भी नहीं माना या इनसे सवाल भी करा या किसी भी मुद्दे को लेकर के, ठीक है, आपने इनसे सवाल करा या एक बेसिक जो चीज़ें चलती आ रही हैं उस पर कुछ भी प्रोटेस्ट करा, या तक कि आप ये समझ लो इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन तक को इन्होंने इतना बुरा हाल करके रखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन दमन पर उतरा है, और साथ ही साथ में जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो कि एंटी सी मूवमेंट के टाइम पे जो एक्टिव थे, उन सब के ऊपर में अभी तक भी रिप्रेशन चलता आ रहा है। जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं कि जो अदालतें हैं वो अंतिम न्याय का स्रोत हम मानते हैं और बहुत लंबे समय तक रही भी हैं, लेकिन जब अदालतें ही चुटकुले लिखने लग जाएं तब हमारे पास न्याय का स्रोत क्या बचेगा? न्याय का स्रोत अभी देखो, अब अदालत की बात करोगे, फादर स्टैन स्वामी की जब डेथ हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे उससे पहले उन्होंने एक डिमांड करी थी कि उनको सिपर दिया जाए पीने के लिए, तो वो जो एनआईए की अदालत थी उन्होंने उस तक को डिनाई कर दिया था, ठीक है। तो हम अदालत से हम उम्मीद नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा कि वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, ठीक है, उनको जो रिहा करा गया है वो भी एक प्रोसेस में रिहा करा गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं इन लोगों से या इनके। तो रेमिशन के बारे में तो ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भले ही क्राइम कितना भी हीनियस हो तो आप रेमिशन को इलीगल नहीं बता सकते हैं, इस तरह के कमेंट्स हैं हमारे सामने। ठीक है, आप पर ये देखो कि हीनियस क्राइम है, पर आप ये भी तो देखो उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सोसाइटी में, है ना, तो वो जो क्रिमिनल केसेस जब चल रहे होते हैं तो क्रिमिनल केसेस में जो कोर्ट अदालत जो फैसला देती है वो इसलिए देती है ताकि वो क्राइम रिपीट ना हो सके, है ना। पर आप उस क्राइम पर, उस क्रिमिनल केस, रेप जैसे घिनौने केस पे, और रेप ही सिर्फ नहीं, मर्डर, मतलब उनकी 3 साल की बच्ची का सर कुचल के आप मार देते हो, ठीक है, उन लोगों को आप रिहा कर देते हो, तो ये क्या मैसेज दे रहे हो आप कि आप रेपिस्टों के साथ खड़े हो, आप ऐसे लोगों को रिहा करोगे। तो कोर्ट की एक महिला जज हैं, वो कहती हैं कि मनुस्मृति का धन्यवाद करना चाहिए जो है इस देश की महिलाओं को जिन्होंने सम्मान दिया, जबकि मनुस्मृति क्या क्या कहती है ये जग जाहिर है। बिल्कुल, तो आप उनको ज़रूरत है कि वो मनुस्मृति अच्छे से पढ़ें, और महिलाओं के बारे में किस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं मनुस्मृति में उस चीज़ को पढ़ें, तब वो उनको समझ में आएगा कि उनका कितना स्टेटमेंट कितना प्रॉब्लमैटिक था। महिलाओं के ऊपर में जो मनुस्मृति में लिखा गया है उस चीज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि आप B.R. अम्बेडकर को आप पढ़ोगे तो उन्होंने बाकायदा ये बोला कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, ठीक है। आप एक कोर्ट की जज होकर के आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये मानसिकता बताता है कि कोर्ट में भी जो जजेस बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता क्या है अभी के टाइम पे। आप देखोगे जो कोर्ट में अभी रिसेंट आपने जो नए CJI बने हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर में जो भी केसेस चल रहे थे, डिमोलिशन जो करा गया था, जो तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद, शहीद करी गई थी, उस पर जो केसेस चल रहे थे उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बोला कि जो भी केसेस चले तो बहुत पुराना केस हो गया और फलाना फलाना। देश की जनता भी तो यही सब डिमांड कर रही थी। देश की जनता आज तक मानती ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद गिराना कुछ गलत था। देश की जनता जो मान रही थी वो रेजोनेट हो गया आज। देश की जनता अगर ये मानती कि वो गिराना सही था, तो इतने सालों से जो डिमांड चलती आ रही थी या उसके बाद में जो दंगे हुए थे वो सब नहीं होते। या तो मेजॉरिटी कम्युनिटी आती है, वो बोलती कि हमने सही करा, ठीक है, पर क्या माइनॉरिटी जो कम्युनिटी जिसके ऊपर में दमन हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, उनका क्या कहना है। अगर आप देखोगे अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस पूरा चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, एक मस्जिद जो कि एक काफ़ी टाइम से है उसका सर्वे करते हैं, दोनों पार्टीज अलग अलग क्लेम करती है। एक बोलती है कि उसमें शिवलिंग निकला है, एक बोलती है जो वज़ू खाने पे जो फाउंटेन लगता था पुराने ज़माने का वो फाउंटेन है। तो अब इसमें आप कॉमन ग्राउंड क्या लेकर के आओगे या किस तरीके से कोर्ट उसको हैंडल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब इस कोर्ट में ऑलरेडी केस चला है। अब ये होता है कि कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो जाते हो और अल्लाह ना करे इस चीज़ को कि वो मस्जिद को शहीद कर देते हैं, तब क्या करेंगे हम? तब हम, यानी कि आप अभी भी इस बाबरी कांड के दोहराए जाने का खतरा बता रहे हैं। बिल्कुल साथी है, अभी हर चीज़ में ये क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंट कुछ महीनों पहले कुतुब मीनार में कुछ लोग पहुंचे हुए थे बजरंग दल के, बोल रहे थे कि वहाँ पे हमारी मस्जिद है, मंदिर है उनका। साथ ही साथ में आगरा पहुँच जाते हैं वो कभी कभी। तो ये मतलब उन्होंने एक बाबरी मस्जिद को बना लिया है और उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से कम्युनल टेंशन बढ़ाई जाए, ये कोशिश करी जाए। आज जो अतीकुर रहमान जेल में है उसका भी एक कम्युनल एंगल आप देख रहे हैं।
कि वो एक ख़ास धर्म से आते हैं, वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इसी कारण वो एक कारण है कि वो जेल में है इस वक्त। बिल्कुल। देखो जब हाथरस इंसिडेंट हुआ था हाँ। तो उस टाइम पे कई सारे लोगों ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हाथरस इंसिडेंट को कवर करा था। लोग गए थे वहाँ की पीड़ित फैमिली को मिलने गए थे, ठीक है, डिमांड करने गए थे कि इनको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। पर पर्टिकुलरली उस एक पर्टिकुलर लोग, कुछ 4 लोगों को टारगेट करा जाता है, और टारगेट भी इतना ख़राब तरीके से करा जाता है जो कि वो कैब का ड्राइवर है उस तक को यूएपीए में धर लिया जाता है। तो ये टारगेटिंग नहीं है, तो मतलब एक पर्टिकुलर लोगों को, कुछ निंदा आइडियोलॉजी के लोगों को अगर टारगेट नहीं करे तो ये क्या चीज़ है। सुजीत, मुझे ये बताइए कि जो भी आजकल हो रहा है, जिस तरीके की हमें फहरिस्त दिखाई देती है कि कितने लोगों को आवाज़ उठाने के नाम पे जेल के अंदर डाला गया है, वो एक ख़ास मज़हब से आते हैं, वो एक ख़ास जाति से आते हैं, वो किस तरीके का पैटर्न देखते हैं, और ऐसा क्या है कि केवल एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं उसमें? हमको लगता है कि जिस तरीके से भी ये सरकार जब से भी आई है और एक खास तबके को निशाना बना रही है, खास तबके का पहले मतलब इसका दायरा जो भी बढ़ रहा है उसमें आपका आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, जिन तबकों को टारगेट कर रही है सरकार अलग अलग जगहों पे, जैसे वो सरकारी संस्थाएं भी आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर एक आप खास तबके से आते हैं तो आपको किस तरीके से टॉर्चरिंग झेलने को मिलती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर एक आप खास जाति से हैं, एक खास धर्म से हैं, तो किस तरीके से आपको विश्वविद्यालय में भी वो टॉर्चरिंग झेलने को मिलती है। तो ये तो है, लगातार ये दायरा बढ़ रहा है। और विश्वविद्यालय के अंदर भी? हाँ, विश्वविद्यालय के अंदर भी। किस तरीके से, थोड़ा बताइए। जैसे देखिए, बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं। जब आप पहला अगर प्राइमरी चीज़ देखिएगा तो उसके बहुत सारे, अगर आपको पीएचडी की बात हम करें तो पीएचडी में बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं। अगर आप थोड़े भी अपने प्रोफेसर के उस तरीके के, अगर आप अगर सरकार के खिलाफ हो उस तरीके के आप अगर हैं तो आपको लोग टारगेट करते हैं, आपको टारगेट कर ठीक ठाक से आपको हटाएंगे, आपको किसी भी तरीके से छांटने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर आप पीएचडी कर लिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर की आप वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो तमाम सारे विश्वविद्यालयों में आपकी जाति देख के, तमाम सारे विश्वविद्यालयों में आपका मतलब विचार देख के कि भाई आप किस विंग से रिलेट करते हैं, हाँ, उस आइडियोलॉजी देख के भी उस आधार पे छटाई की जाती है। और आप लोग तो, हमको लगता है पत्रकार है, आप लोग बहुत इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2019-20 तक ओबीसी का इस देश में एक भी प्रोफेसर नहीं था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ, ये आरटीआई से निकाला गया था कि 2020 तक ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है, जबकि ओबीसी की संख्या 55 से 60% है इस देश में। तो ये भाई किस सेंटीमेंट की, और ये बीजेपी की ही नहीं, जाति के सवाल पे हमको लगता है कि जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो चाहे आपकी आज़ादी के समय से और अभी तक की सरकारें, उन तमाम सारे सरकारों का थोड़ा बहुत चीजें तो रहा है। मंडल कमीशन की वजह से जो भी चीजें आई हैं, जिस तरीके की भी चीजें मिली हैं थोड़ा बहुत, तो उसको भी ये सरकार खत्म कर देना चाहती है। क्योंकि भाई अगर निजीकरण लागू होगा तो आरक्षण आपका सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हमको लगता है कि समाज के हर वर्ग को ये, अब तो अडानी तीसरे नंबर के सबसे बड़े रईस हो गए हैं। आपको तो थोड़ा खुश होना चाहिए, देश का आदमी थोड़ा रईस हो गया है, प्रगति कर रहा है देश हमारा। हमको लगता है कि यह देश मतलब भूख सूचकांक में भी सबसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भिखारी लोग हैं। आप देखिएगा कि जब ये लॉकडाउन लगता है तो उसमें किस तरीके से लाखों लाख लोग पैदल जाते हैं, लाखों लाख लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? अगर आप किसी एक व्यक्ति को, जो कि बीजेपी से, मोदी जी के संबंधित व्यक्ति है, उससे रिलेट है, और उनको तमाम सारे बड़ी बड़ी चीजें, सरकारी चीजें बेची जा रही हैं, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सरकार कह रही है जहाज चलाना, पोर्ट चलाना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है बड़े मुद्दे सुलझाना। बड़े मुद्दे आपके क्या है? सरकार का काम क्या, मतलब सारी चीजों को बेच देना है क्या? या सरकार का काम है प्राइवेट थोड़ा एफिशिएंटली चला लेगा? बिल्कुल नहीं। आप जैसे देखिए, कोविड के टाइम में ही आप देख लीजिए कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो क्या किए, वो सारे अपने शटर गिरा लिए। अगर मान लीजिए 2 लाख का इलाज हो रहा है तो वो 4 लाख 8 लाख मांग रहे हैं। लेकिन आप इसी समय देखिए कि जो सरकारी हॉस्पिटल थे, वो सारे हॉस्पिटल अपनी क्षमता से ज्यादा वो लोग काम किए, क्षमता से ज्यादा किए। बहुत सारे विदेशी तो, बहुत सारे पूंजीपति तो विदेश भाग गए, बहुत सारे निजी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो भाग गए, चले गए। लेकिन उस समय आपका कौन काम आया? उस समय सरकारी चीजें ही काम आई, सरकारी संस्थाएं ही काम आई। तो इनकी जो दरअसल ये पूरे तरीके का जो ये लॉजिक गढ़ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से जो परोसने का काम कर रहे हैं, तो वही है कि भाई हमें एक तबके को फायदा पहुंचाना है, जो
ऊपर के 10% लोग हैं उनको हमें फायदा पहुंचाना है, जो पूंजीपति टाइप के लोग हैं, और उसमें भी अडानी को और अंबानी को सारी चीजें बेच के स्पेसिफिकली अडानी उसी को दे दो कि भाई वो एकदम अरबपति बन जाए। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के हम खिलाफ हैं, इस पॉलिसी की हम लोग खिलाफत करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से छात्रों की लगातार फीसें बढ़ रही हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। जो भी चीज़ें हैं कि उसमें आपका सिलेबस है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो सबसे उसकी कोर चीज़ें हैं उसमें क्या है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स रखे जाएंगे। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएगी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाई कौन बच्चा पढ़ पाएगा? 4 लाख 5 लाख रुपए अगर आज ही नहीं पढ़ पा रहा है। आज 4 लाख 5 लाख रुपया अगर बीए का फीस होगा तो गांव से आने वाला कोई किसान गरीब मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? अब मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस 400% बढ़ा हुआ है। 924 रुपये वहाँ की फीस थी, उसको 4000 से 5000 कर दिया गया है। इस तरीके की जब 400% की फीस वृद्धि होगी तो आखिर वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? आपकी डेमोक्रेटिक जो आप एक बता रहे हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, क्या इस अमृत महोत्सव में सिर्फ इस देश के ऊपर का 10% का एक क्लास आता है क्या, जो अपर क्लास है? वही सिर्फ आपकी इस लोकतंत्र में फिट होता है क्या? आप 90% लोगों को ऐसे ही कुचल देना चाहते हैं? तो जो भी ये सरकार का सेंटीमेंट है, जो गरीबों के खिलाफ है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, हम इस सरकार की अगर अतीकुर रहमान, सिद्दीकी कप्पन, उमर खालिद ये सब हिंदू होते और स्पेसिफिकली ब्राह्मण होते तो क्या अभी तक जेल में होते? देखिए, इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं। जैसे ये सरकार एक बिल्कुल मतलब ये बात तो है कि टारगेट तो कर रही है, एक समुदाय को तो टारगेट कर रही है, पूरे तरीके से टारगेट कर रही है। क्योंकि आप सिद्दीकी कप्पन को भी देखिएगा तो उनका सिर्फ उतना ही गुना है कि वो हाथरस केस में जाते हैं और उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आप उमर खालिद का देखिएगा तो भाई वो सीए एनआरसी मूवमेंट में थे। भाई मूवमेंट करना किसी का भी अधिकार है। आप देखिएगा कि आज़ादी के आंदोलन में भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तो हमको लगता है कि ये दरअसल काले अंग्रेज हैं, यह जो काले अंग्रेज बिल्कुल, यह जो थोड़ा रेसिस्ट नहीं हो गया? बिल्कुल, हमको लगता है कि वो लोग गोरे अंग्रेज थे जो आए थे। भाई बिल्कुल थोड़ा सा हो गया, मान लीजिए उसके लिए माफी, लेकिन हमको लगता है कि ये वो लोग गोरे अंग्रेज थे, ये देसी अंग्रेज। हाँ, और ये देसी अंग्रेज हैं, क्योंकि इन्हीं से इनके सावरकर जी लिखते हैं 1942 में, कहते हैं कि जितने भी जनसंघ के लोग हैं वो लोग अंग्रेजों से न लड़ें, वो लोग अंग्रेजों के सैनिक में भर्ती हो जाएं, तैयारी करें, शस्त्र चलाना सीखें, और जब यह देश आज़ाद हो जाएगा तो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ उसका यूज किया जाएगा। अच्छा। तो यह एकदम स्टेटमेंट है उनका, यह डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। सावरकर आप उसको उठा के पढ़ सकते हैं। सावरकर तो बुलबुल बैठ के आते थे। हाँ, तो बिल्कुल अभी जिस नाटक पढ़ाया जा रहा है, अभी जिस तरीके का पाठ्यक्रम लाया जा रहा है, तो उस पाठ्यक्रम में ऐसी ही चीजें आएंगी। उसमें से अम्बेडकर को गायब करेंगे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम सारे ऐसे बहुजन नायकों को गायब करेंगे, और वैसी ही कुपमंडूप बातों को डालेंगे जिसमें कि उनकी ब्राह्मणवादी बातें हैं, जो कि असाइंटिफिक बातें हैं, जो अवैज्ञानिक बातें हैं। वैसी ही अवैज्ञानिक बातें लेके जब बच्चा पलेगा और बढ़ेगा तो मोदी की रैली में जाके जय जय मोदी करेगा। अगर वो लड़का साइंटिफिक दिमाग के साथ अम्बेडकर की सोच के मोदी में ना करेगा तो जय श्री राम तो बोले ही, जय श्री राम बोलेगा। तो अगर वो बच्चा, वही बच्चा अगर अम्बेडकर की विचारधारा को अगर पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो वही फिर इनके खिलाफ हो जाएगा। उनको इस बात से डर है, इसीलिए वो अम्बेडकर को न लगा के, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललई सिंह को न लगा के वो लगा रहे हैं वैसी चीजों को जो कुपमंडुपता को बढ़ावा दे। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सारे जो महापुरुषों के नाम अभी भाई साहब ने लिए, उन सब के बारे में पढ़िएगा ज़रूर, और आप उनसे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये बाबा साहब कहते थे, और आपको उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे भले ही डिसएग्री करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और इस देश में गरीबी है, और गरीबी की जाति है। हर गरीब आदमी, आप उसको देखिए, सर्वे कीजिए खुद जाके, किसी स्लम में जाके पूछिए कि आप किस जाति से हैं, किस जाति भी ना पूछिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, किस कैटेगरी से हैं, वो पूछिए, और आपको पता चलेगा कि SC ST OBC समाज आज तक गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। 5000 सालों की व्यवस्था ने आज तक भी, देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद तक भी, इस देश के बहुसंख्यक समाज को गरीब रखा हुआ है। और उसी क्रम में अब एक सब कैटेगरी बना दी गई है मुसलमान, जिससे आज पूरा हिंदू समाज, या मैं कहूँ ज़्यादातर हिंदू समाज, सरकार की कठपुतली बना है, उनकी उंगलियों पर निशानों पर नाच रहा है, और अपने ही भाइयों का कत्ल कर रहा है।
आप मेरी बातों से अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।